Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start chapter 6th Molecular Basis of Inheritance. आज हम chapter 6th Molecular Basis of Inheritance शुरू करेंगे और ये इसका फर्स्ट पार्ट रहेगा. Inheritance means characters are transferred from parents to offspring. और inheritance के लिए molecular basis क्या होता है? वो होता है DNA. तो आज हम DNA के बारे में पढ़ेंगे. In the previous chapter, you have learned the inheritance pattern and the genetic basis of such pattern. हम जानते हैं इनहेरिटेंस पैटर्न के बारे में जिनमें करेक्टर ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग और उसके लिए जेनेटिक बेस क्या होता है वो होता है डीएनए. हम जानते हैं डीएनए में जीन्स होते हैं और जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं करेक्टर ट्रांसफर करने के. At the time of Mendel, the nature of those factors regulating the pattern of inheritance was not clear. मेंडल के टाइम पर जीन्स को फैक्टर बोला गया है और उस टाइम फैक्टर्स के नेचर के बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं थी. ओवर द नेक्स्ट 100 ईयर द नेचर ऑफ द पुटेटिव जेनेटिक मटेरियल वाज इन्वेस्टिगेटेड कल्मिनेटिंग इन द रियलाइजेशन दैट डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल एट लीस्ट फॉर द मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स. अगले लगभग 100 साल के बाद ये पता चला कि ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ही जेनेटिक मटेरियल होता है. इन क्लास 11th यू हैव लर्न्ड दैट न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. सिंगल न्यूक्लियोटाइड को मोनोमर बोलेंगे और अगर मल्टीपल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड अटैच कर जाएंगे एक चेन में तो उसको न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर. Deoxyribonucleic acid DNA and ribonucleic acid RNA are the two types of nucleic acid found in living system. दो तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो कि लिविंग सिस्टम में होते हैं. फर्स्ट डीएनए और सेकंड आरएनए. डीएनए एक्ट्स एज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है. आरएनए दो इट ऑल्सो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस मोस्टली फंक्शन एज ए मैसेंजर आरएनए. कुछ वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है और वो ज्यादातर आरएनए कौन सा होता है? मैसेंजर आरएनए जो कि मैसेज फॉरवर्ड करता है. आरएनए हैज एडिशनल रोल्स एज वेल. इट फंक्शन एज एडेप्टर, स्ट्रक्चरल एंड इन सम केसेस एज ए कैटालिटिक मॉलिक्यूल. आरएनए के एडिशनल रोल भी होते हैं जैसे एडेप्टर, स्ट्रक्चरल एंड कुछ केसेस में वो कैटालिटिक मॉलिक्यूल का काम करता है. कैटालिटिक मतलब रिएक्शन की स्पीड को फास्ट करना. इन क्लास 11th यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड द वे दीज मोनोमर यूनिट्स आर लिंक्ड टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर. क्लास 11th में आपने न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में पढ़ा होगा. पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड और जब फॉस्फेट ग्रुप इनके साथ जुड़ जाता है तो ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड. तो न्यूक्लियोटाइड किस चीज का बना होता है? पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस प्लस फॉस्फेट. और न्यूक्लियोसाइड किसका बना होता है? पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस. सिंगल न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर बोलते हैं और मल्टीपल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं तो एक न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर बना देते हैं. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इट्स रेप्लिकेशन. इस चैप्टर में हम डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और वो किस तरह से रेप्लिकेट होता है. रेप्लिकेट मतलब एक डीएनए से दो डीएनए कैसे बनते हैं. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए ट्रांसक्रिप्शन. डीएनए से जो आरएनए बनता है उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. द जेनेटिक कोड दैट डिटरमिन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन्स. द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन एंड एलिमेंट्री बेसिस ऑफ देयर रेगुलेशन. जेनेटिक कोड से हम अमीनो एसिड के सीक्वेंस को देखेंगे कि किस तरह से प्रोटीन बनती है. प्रोटीन बनने की प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं. The determination of complete nucleotide sequence of human genome during last decade has set a new era of genomics. Human genome के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की कंप्लीट जानकारी से जीनोमिक्स के इरा में एक नई क्रांति आई है. In the last section, the essential of human genome sequencing and its consequences will also be discussed. लास्ट सेक्शन में ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग
और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। Let us begin our discussion by first understanding the structure of most interesting molecule in the living system, that is the DNA. लिविंग सिस्टम का मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल जो डीएनए होता है उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। इन सब्सिक्वेंट सेक्शन वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाई इट इज मोस्ट अबंडेंट जेनेटिक मटेरियल एंड व्हाट इट्स रिलेशनशिप विद आरएनए। इसमें हम डीएनए का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है और डीएनए का आरएनए के साथ क्या रिलेशन होता है उसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। द डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। डीएनए एक लॉन्ग पॉलीमर स्ट्रक्चर होता है डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का। द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन इट। डीएनए की लेंथ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के ऊपर डिपेंड करती है कि उसमें कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। दिस ऑल्सो इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, या फिर ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, ए बैक्टीरियोफेज नोन एज 5x174 हैज 5386 न्यूक्लियोटाइड। बैक्टीरियोफेज जिसको 5x174 कहते हैं 5386 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरियोफेज लैम्डा हैज 48502 बेस पेयर्स। बैक्टीरियोफेज लैम्डा में 48502 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। एस्केर्शिया कोलाई जिसको ई कोलाई बोलते हैं उसमें 4.6 × 10⁻⁶ बेस और ह्यूमन डीएनए का जो हैप्लॉइड कंटेंट होता है उसमें 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर होते हैं। Let us discuss the structure of such a long polymer. Structure of polynucleotide chain. Let us recapitulate the chemical structure of polynucleotide chain, DNA और RNA. Polynucleotide chain, DNA और RNA का स्ट्रक्चर देखते हैं। A nucleotide has 3 components: a nitrogenous base, a pentose sugar, ribose in case of RNA, and deoxyribose for DNA, and a phosphate group. न्यूक्लियोटाइड के पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं: नाइट्रोजीनियस बेस, सेकंड पेंटोज शुगर, आरएनए में पेंटोज शुगर राइबोज होती है और डीएनए में पेंटोज शुगर डिऑक्सीराइबोज होती है, एंड लास्ट फॉस्फेट ग्रुप। पेंटोज शुगर में 5 कार्बन एटम होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस। नाइट्रोजीनियस बेस 2 तरह के होते हैं, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। प्यूरीन में एडिनिन और ग्वानिन आता है और पिरिमिडीन में साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन आता है। प्यूरीन के लिए शॉर्ट फॉर्म AG, A फॉर एडिनिन, G फॉर ग्वानिन, और पिरिमिडीन के लिए CUT कट, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमीन। साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ DNA एंड RNA एंड थाइमीन इज प्रेजेंट इन DNA। साइटोसिन डीएनए और आरएनए दोनों में होता है और थाइमिन ओनली डीएनए में ही प्रेजेंट होता है। यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ थाइमिन। आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है। इसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इस पूरे को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। इसमें 3 चीजें होती है: नाइट्रोजीनियस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। नाइट्रोजीनियस बेस हमने पढ़ लिए, 2 तरह के होते हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन। प्यूरीन में आता है AG, एडिनिन ग्वानिन, और पिरिमिडीन में आता है CUT कट, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। तो ये एडिनिन है नाइट्रोजीनियस बेस। सेकंड, इसमें पेंटोज शुगर होता है। ये 5 मेंबर रिंग होती है, इसमें 5 कार्बन एटम होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। और पेंटोज शुगर आरएनए के केस में राइबोज होती है और डीएनए के केस में डिऑक्सीराइबोज। राइबोज का ये स्ट्रक्चर है जिसमें सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच होता है। डिऑक्सीराइबोज शुगर में जो सेकंड पोजीशन पे जो OH ग्रुप होता है इसके ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है, तो ये डिऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना, तो ये डिऑक्सीराइबोज बन जाती है। और तीसरा कंपोनेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप। बेस, शुगर और फॉस्फेट ये तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ए नाइट्रोजीनियस बेस इज लिंक्ड टू द OH of 1 carbon pentose sugar
through a N-glycosidic linkase to form a nucleoside such as adenosine or deoxyadenosine, guanosine or deoxyguanosine, cytidine or deoxycytidine, and यूरिडीन और डिऑक्सीथाइमिडीन। नाइट्रोजिनस बेस पेंटोस शुगर से एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जुड़ा होता है। इसमें एडेनिन पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन एटम जो कि OH बॉन्ड के साथ अटैच होता है उसके साथ जुड़कर ये एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है जिसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। मतलब इतना सा पोर्शन जिसमें नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोस शुगर होते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। आरएनए के केस में राइबोज शुगर यूज होती है और डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोज। अब अगर एडेनिन राइबोज शुगर के साथ जुड़ेगा तो एडिनोसिन बनाएगा और अगर डीऑक्सीराइबोज के साथ जुड़ेगा तो डीऑक्सी एडिनोसिन बनाएगा। उसी तरह ग्वानिन राइबोज शुगर के साथ मिलकर ग्वानोसिन बनाएगा और डीऑक्सीराइबोज के साथ मिलकर डीऑक्सीग्वानोसिन बनाएगा। साइटोसिन के केस में साइटिडीन और डीऑक्सीसाइटिडीन बनेगा। यूरेसिल के केस में यूरिडीन और डीऑक्सीथाइमिडीन बनेगा। डीऑक्सीथाइमिडीन इसलिए क्योंकि डीएनए के केस में यूरेसिल की जगह थाइमिन यूज करते हैं। When a phosphate group is linked to OH of 5 carbon of nucleoside through phosphoester linkage, a corresponding nucleotide is formed. और जब फॉस्फेट न्यूक्लियोसाइड के साथ जुड़ जाता है तब इसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3-5- phosphodiester linkage to form a डाइन्यूक्लियोटाइड। 2 न्यूक्लियोटाइड जिसको मैंने सर्कल किया है ये आपस में 3- और 5- लिंकेज के थ्रू जुड़ते हैं जिसको फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कहते हैं। अब ये 3- और 5- लिंकेज क्या होती है? एक न्यूक्लियोटाइड का जो शुगर है उसका 3rd कार्बन एटम दूसरे न्यूक्लियोटाइड के शुगर के 5 कार्बन एटम के साथ अटैच है जिसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। और जब ये 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं तो इसको बोलते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड। मोर न्यूक्लियोटाइड्स कैन बी ज्वाइन इन सच ए मैनर टू फॉर्म ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसी तरह और न्यूक्लियोटाइड भी जुड़ते हैं और एक लंबी न्यूक्लियोटाइड चेन बन जाती है। ए पॉलीमर दस फॉर्म्ड हैज एट वन एंड अ फ्री phosphate moiety at 5- end of sugar which is referred to as 5- end of polynucleotide chain. Similarly, at the other end of polymer, the sugar has a free OH of 3- carbon group which is referred to as 3- end of polynucleotide chain. Polynucleotide chain में एक 5- end होता है और एक 3- end होता है। शुगर के 5- end पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहता है और शुगर के 3- एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच रहता है, इसलिए इसको 5- एंड ऑफ शुगर और 3- एंड ऑफ शुगर कहते हैं। द बैकबोन ऑफ ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म्ड ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की जो बैकबोन होती है वो शुगर और फॉस्फेट की बनी होती है। द नाइट्रोजिनस बेसिस लिंक्ड टू शुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। नाइट्रोजिनस बेस शुगर के साथ अटैच रहते हैं और वो बाहर की तरफ होते हैं। जैसे ये है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए, जो ये इसका स्ट्रैंड है इसको बोलते हैं बैकबोन और ये शुगर और फॉस्फेट का बना होता है और ये होते हैं बेस पेयर जो बैकबोन के शुगर के साथ अटैच रहते हैं। इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू हैज एन एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एट पोजीशन 2nd इन द राइबोज। आरएनए में पेंटोस शुगर राइबोज होती है और राइबोज में कार्बन के 2nd पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। ऑल्सो इन आरएनए द यूरेसिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ थाइमिन। आरएनए में नाइट्रोजिनस बेस थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिच मिक्सचर इन 1869। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है
और 1869 में फ्रेडरिच मिक्सचर ने डीएनए को एसिडिक सब्सटेंस बताया। ही नेम्ड इट न्यूक्लियन। फ्रेडरिच मिक्सचर ने उसको न्यूक्लियन कहा। हाउएवर, ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन इन आइसोलेटिंग सच ए लॉन्ग पॉलीमर इंटैक्ट, द इलूसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रिमेन्ड इलूसिव फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। टेक्निकल लिमिटेशन की वजह से लंबे पीरियड तक डीएनए का लॉन्ग पॉलीमर स्ट्रक्चर स्टडी नहीं हो पाया। इट वॉज ओनली इन 1953 दैट जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, based on the X-ray diffraction data produced by Morris Wilkins and Rosalind Franklin, proposed a very simple but famous double helix model for the structure of a DNA. 1953 में विल्किंस एंड फ्रैंकलिन के द्वारा एक्स-रे डिफ्लेक्शन डाटा प्रोड्यूस किया गया, जिसकी हेल्प से जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल तैयार किया। One of the hallmarks of their proposition was based pairing between the two strands of polynucleotide chain. डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के 2 स्ट्रैंड्स के बीच पेयरिंग करवाई गई। However, this proposition was also based on the observation of Erwin Chargaff that for a double-stranded DNA, the ratios between adenine and thymine and guanine and cytosine are constant and are equal. एरविन चारगाफ की ऑब्जर्वेशन है, प्यूरिन में एडेनिन और थाइमिन आता है और पिरिमिडीन में ग्वानिन और साइटोसिन। अब क्योंकि डीएनए के स्ट्रक्चर की बात हो रही है, इसलिए इसमें यूरेसिल एब्सेंट रहेगा। प्यूरिन और पिरिमिडीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और इनका नंबर इक्वल रहता है। जितने एडेनिन थाइमिन होंगे उतने ही ग्वानिन और साइटोसिन होंगे। द बेस पेयरिंग कन्फर्स ए वेरी यूनिक प्रॉपर्टीज टू द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में बेस पेयरिंग एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। दे आर सेड टू कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दोनों स्ट्रैंड आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एंड देयरफॉर इफ द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन वन स्ट्रैंड इज नोन, then the sequence in other strand can be predicted. इसलिए अगर एक स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेस का पता होगा तो दूसरी स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेस का पता कर सकते हैं। जैसे कि ये है डीएनए का स्ट्रक्चर और इसकी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड के बेस पेयर का पता होगा तो दूसरी स्ट्रैंड के बेस पेयर का पता लगा सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि ए टी के साथ पेयरिंग करता है, सी जी के साथ पेयरिंग करता है, जी सी के साथ, टी ए के साथ, ए टी के साथ। ऑल्सो इफ ईच स्ट्रैंड फ्रॉम ए डीएनए एक्ट्स एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड, द 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए thus produced would be identical to the parental डीएनए मॉलिक्यूल। रेप्लिकेशन के टाइम अगर डीएनए की दोनों स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट एक्ट करे तो जो नई स्ट्रैंड बनेगी वो उसके पेरेंट डीएनए की तरह ही बनेगी। जैसे ये है डीएनए का स्ट्रैंड और रेप्लिकेशन के टाइम इसकी दोनों स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट एक्ट कर रही है। अब इसमें जो नई स्ट्रैंड बनेगी वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगी। अब डीएनए रेप्लिकेशन से जो 2 डॉटर डीएनए बने वो पेरेंट डीएनए की तरह ही है। इसमें आप देख सकते हो ACTG, ACTG, TGAC, TGAC. Because of this, the genetic implication of the structure of DNA became very clear. इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन की वजह से डीएनए का स्ट्रक्चर और क्लियर हो गया। The salient features of the double helix structure of DNA are as follows. First, it is made up of 2 polynucleotide chain where the backbone is constituted by sugar phosphate and the base project inside. डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है। जो बैकबोन होती है वो शुगर फॉस्फेट से बनी होती है और जो इसके नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड के बीच में होते हैं। The 2 chains have anti-parallel polarity. It means if one chain has the polarity 5', 3', the other has 3', 5'.
दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की पोलैरिटी एंटी पैरेलल होगी। अगर एक स्ट्रैंड 5' to 3' होगी तो दूसरी स्ट्रैंड 3' to 5' होगी। द बेसिस इन विच टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग बेस पेयर। द बेसिस इन टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्मिंग बेस पेयर्स। दो स्ट्रैंड के बीच में जो नाइट्रोजनियस बेसिस होते हैं उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है जिससे वो पेयर्ड बन जाते हैं। एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद थाइमिन फ्रॉम ऑपोजिट स्ट्रैंड्स एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली ग्वानिन इज बॉन्डेड विद द साइटोसिन विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एक स्ट्रैंड का एडेनिन दूसरी स्ट्रैंड के थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। उसी तरह एक स्ट्रैंड का ग्वानिन दूसरी स्ट्रैंड के साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। एज ए रिजल्ट ऑलवेज ए प्यूरिन कम्स ऑपोजिट टू पिरिमिडिन, जिस वजह से प्यूरिन और पिरिमिडिन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। दिस जनरेट्स अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द हेलिक्स। इससे डीएनए की दोनों स्ट्रैंड के बीच में सेम डिस्टेंस होता है। द 2 chains are coiled in a right-handed fashion. डीएनए की दोनों चेन राइट हैंडेड फैशन में कॉइल रहती है। द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर एंड देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न। ये है डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डबल हेलिक्स की जो पिच होती है वो 3.4 नैनोमीटर की होती है, जो कि यहां से लेके यहां तक होती है। हर टर्न में 10 बेस पेयर्स होते हैं। Consequently, the distance between a base pair in a helix is approximately 0.34 नैनोमीटर। इसलिए हर बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है अप्रोक्सीमेट 0.34 नैनोमीटर। द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स। दिस इन एडिशन टू H बॉन्ड कन्फर्स स्टेबिलिटी ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर के ऊपर स्टैक रहता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डीएनए डबल हेलिक्स स्टेबल हो जाता है। द प्रोपोजिशन ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर डीएनए एंड इट्स सिंप्लिसिटी इन एक्सप्लेनिंग द जेनेटिक इम्प्लीकेशन बिकम रेवोल्यूशनरी। डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर से और इसकी सिंप्लिसिटी से जेनेटिक इम्प्लीकेशन में क्रांति आई है। Very soon, Francis Crick proposed the central dogma in molecular biology, which states that the genetic information flows from DNA to RNA, RNA to protein. सेंट्रल डोगमा का कंसेप्ट फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। डीएनए से जब डीएनए बनाया जाता है तो उसको रेप्लिकेशन कहते हैं, और डीएनए से जब एमआरएनए बनता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और जब एमआरएनए से प्रोटीन बनती है तो उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। ये है सेंट्रल डोगमा का कंसेप्ट। इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए। कैन यू सजेस्ट ए सिंपल नेम टू द प्रोसेस? नॉर्मल केस में डीएनए से आरएनए बनता है और डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, पर कुछ वायरस में आरएनए से डीएनए बनता है तो इस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं।